तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैंडी कॉर्न मूवी को। ये मूवी पूरी तरह खून खराबे से भरी हुई है। ये कहानी एक आदमी की है जिसे उसके दुश्मन बेरहमी से मार देते हैं, लेकिन मरने के बाद वो आदमी फिर से जिंदा हो जाता है और फिर शुरू होता है उसका खौफनाक बदला। अब वो आदमी अपना बदला कैसे लेगा और आखिर मरकर भी वो दोबारा जिंदा कैसे हुआ, यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहां 4 दोस्त एक टेबल पर बैठे दिखाई देते हैं। इस ग्रुप में 3 लड़के और 1 लड़की शामिल होते हैं। उन्हीं 3 लड़कों में से एक का नाम माइक होता है। सभी आपस में हंसी मजाक और बातचीत कर रहे होते हैं और तभी बात हैलोवीन पर आ जाती है। माइक मजाकिया अंदाज में कहता है कि हैलोवीन आने वाला है तो क्यों ना इस बार किसी को टॉर्चर किया जाए। फिर वो अपने दोस्तों से साफ साफ कह देता है कि हमेशा की तरह इस बार भी वो जैकब को ही टारगेट बनाएगा। वो हंसते हुए कहता है कि बचपन से हम जैकब को टॉर्चर करते आए हैं और पता नहीं क्यों इससे हमें अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन माइक की ये बात सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड थोड़ा सीरियस हो जाती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि बिना किसी वजह किसी को परेशान करना बिल्कुल गलत है। माइक कहता है कि जैकब को टॉर्चर करने में उसे एक अजीब सा मजा आता है, लेकिन जब कोई भी उसकी बात नहीं मानता तो वो गुस्से और निराशा में वहां से उठती है और चुपचाप उस जगह को छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद खाना खत्म होने पर सभी दोस्त बिल चुकाने के लिए रेस्टोरेंट मैनेजर के पास जाते हैं। वो उनसे पूछता है कि हैलोवीन आने वाली है तो उन्होंने क्या प्लान बनाया है। माइक बिना किसी झिझक के जवाब देता है कि वे एक लड़के को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं। मैनेजर हल्का सा हंसता है, फिर कहता है अगर वो उसे साथ ले जाए तो उन्हें रेस्टोरेंट का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ पल सोचने के बाद आखिरकार माइक और उसके दोस्त मान जाते हैं और फिर सब साथ में वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें जैकब दिखाई देता है। जैकब एक ऐसा लड़का है जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता और वो ज्यादा कुछ समझ या सोच भी नहीं पाता। वो बहुत मासूम होता है। उसे बस एक ही चीज सबसे ज्यादा पसंद है, कैंडी। इसीलिए वो हमेशा अपने साथ एक पंपकिन बास्केट में कैंडी भरकर रखता है और उसे लेकर ही घूमता रहता है। अगले सीन में हमें एक सर्कस का बैकयार्ड दिखाई देता है। वहां स्टीव और उसकी गर्लफ्रेंड किसी का छिपकर इंतजार कर रहे हैं। तभी माइक उन्हें इशारा करके बुलाता है कि उनका शिकार आ गया है। उसी दौरान हमें जैकब फेस्टिवल की तरफ आता है। दरअसल वह वहां एक वर्कर के तौर पर आया होता है। फेस्टिवल का ओनर उसे समझाते हुए कहता है कि वह अपना काम ठीक से और पूरे मन से करे। इसके बाद ओनर उसे बताता है कि शो शुरू होने ही वाला है और उसे जाकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद उसे बॉने ओनर यानी डॉक्टर डेथ का शो शुरू होता है। ये एक डरावना शो है। तभी वैन से जैकब बाहर निकलता है। सामने माइक और उसके सभी दोस्त खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ही जैकब घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब फिर से वही सब होने वाला है और सच में वे लोग उसे दोबारा परेशान करना शुरू कर देते हैं। खुद को बचाने के लिए वो घबराहट में को हल्का सा धक्का दे देता है, जिससे चिढ़कर सभी उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। सभी मिलकर उसे इतना ज्यादा मारते हैं कि जैकब खुद को संभाल ही नहीं पाता। माइक के सर पर खून इतना ज्यादा सवार हो जाता है कि वो जैकब के सर को किक करता है, जिसके कारण जैकब वहीं दम तोड़ देता है। वह सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इधर कुछ देर बाद डॉक्टर डेथ अपना शो पूरा करके बाहर आता है और जैकब को मरा देखकर काफी गुस्सा होता है और अपने बाकी वर्कर्स को जैकब की लाश अंदर ले जाने को बोलता है। इसके बाद जब माइक और उसके दोस्त अपने घर जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई भी पछतावा नहीं होता कि उन्होंने एक इंसान की जान ले ली है। इधर फेस्टिवल का ओनर दिल से एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन वह काली विद्याओं का जानकार भी है। वह एक रहस्यमय डिब्बा खोलता है जिसके अंदर कुछ अजीब सी तांत्रिक विद्याओं की सामग्री होती है और साथ में होता है एक डरावना मास्क। इसके बाद ओनर कुछ खास तरह के रिचुअल करना शुरू करता है। वह काली शक्तियों को बुलाता है, पाताल के शैतानों को। वो जैकब के शरीर को कब्जा करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह थक हार कर अपनी चेयर में बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। हाँ दोस्तों, अब जैकब जिंदा हो चुका है। हैलोवीन का सीजन आ गया है। शेरीफ कार में शहर में घूम रहा है। तभी उसे खून से सना हुआ एक आदमी एक घर के पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह अपनी कार रोककर उस घर की ओर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। अब हम देखते हैं कि माइक की वही फीमेल फ्रेंड टाउन के शेरिफ के पास जाकर पूरी सच्चाई बता देती है। वह बताती है कि जैकब को किन किन लोगों ने और किस तरह बेरहमी से मारा था। शेरिफ उसकी बात ध्यान से सुनता है और कहता है कि वह सब कुछ नोट कर लेगा, लेकिन अभी तक इस मामले की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। हालांकि जैसे ही शेरिफ को यह पता चलता है कि जैकब को मारने वालों में से एक उसका अपना बेटा माइक भी है, तो उसे यकीन ही नहीं होता। वह सोचने लगता है कि वह इस टाउन का शेरिफ है
और उसका बेटा ऐसा काम कैसे कर सकता है। इसी उलझन में वह सीधे सर्कस के ऑनर डॉक्टर डेथ के पास जाता है और उससे पूछता है कि जैकब कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ था। इस पर ऑनर शेरिफ से कहता है कि लोगों को गलतफहमी हो गई थी, जैकब मरा नहीं था, बस थोड़ा घायल था, इसलिए उसने उसे आराम करने के लिए घर भेज दिया। डॉक्टर डेथ कहता है कि पुलिस बस दिखावे का काम करती है, क्राइम हो जाने पर आती है, इसीलिए वह पुलिस के ऊपर कभी भरोसा नहीं करता। इसके बाद शेरिफ सीधे जैकब के घर जाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वह वहां से वापस लौट जाता है। अगले सीन में हम फिर से माइक की उसी फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जिसके पास उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है। वह उसे बताता है कि शेरिफ ने जांच की है और उन्हें पता चला है कि जैकब अभी जिंदा है। यह सुनकर उस लड़की को काफी सुकून मिलता है। आगे हम उस मैनेजर को देखते हैं जो माइक के साथ मिलकर जैकब को मारने में शामिल था। वह अपने बाथरूम में रिलैक्स कर रहा होता है, लेकिन तभी कोई दरवाजा नॉक करके उसे बाहर बुलाता है। उसकी नजर वहां रखे पंपकिन बास्केट पर पड़ती है जिसके अंदर कॉर्न कैंडी भरी होती है। तभी अचानक वहां जैकब आ जाता है और उसको दीवार में दबाकर उसे बेहद दर्दनाक मौत दे देता है। कुछ ही देर बाद वहां शेरिफ पहुंच जाता है और मामले की जांच शुरू करता है कि आखिर इस मर्डर के पीछे कौन है। उसे चारों तरफ कैंडी कॉर्न बिखरी हुई दिखाई देती है। जांच के दौरान शेरिफ को पता चलता है कि जिस रात जैकब को टॉर्चर किया गया था उस रात यह मैनेजर भी उन लोगों में शामिल था। शेरिफ कस्टडी में कैरल और उसके बॉयफ्रेंड की पूछताछ करता है। शेरिफ जो भी जानकारी जुटाता है वह उन सबको बता देता है और आगे जाकर वे दोनों यह बात अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचा देते हैं। जब यह सब माइक को बताया जाता है तो वह साफ इनकार कर देता है। माइक कहता है कि यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि जैकब किसी का मर्डर कर सके। उसके मुताबिक जैकब खुद का नाम भी बोल नहीं सकता। वह कहता है कि अगर जैकब में जरा सी भी हिम्मत होती तो वह पहले खुद को बचा लेता। माइक मानने को तैयार ही नहीं होता कि मैनेजर का मर्डर जैकब ने किया होगा। माइक की बात सुनकर बाकी लोग भी यही सोचने लगते हैं कि हो सकता है वह सही कह रहा हो, लेकिन जैसे ही सभी उसके घर से निकल जाते हैं बॉबी के साथ उसके अपने घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तभी उसे वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है। उसी पल जैकब अचानक उस पर हमला कर देता है। वह बॉबी को दीवार से चिपका देता है और उसके शरीर से उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बाहर खींच लेता है, जिससे बॉबी की तुरंत मौत हो जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ को अब पूरा यकीन हो चुका होता है कि ये सभी हत्याएं जैकब ही कर रहा है। इसी वजह से वह दोबारा सर्कस के ओनर के पास पहुंचता है। ओनर फिर वही बात दोहराता है कि उसने जैकब को घर पर आराम करने के लिए भेजा था। अभी उनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी एक और पुलिस ऑफिसर वहां आकर शेरिफ को बताता है कि माइक की एक और दोस्त का भी मर्डर हो चुका है। शेरिफ गुस्से में अपने बेटे माइक को पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, बताओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। लेकिन माइक कोई जवाब नहीं देता, जिस पर शेरिफ कहता है कि एक साइको शहर में घूम रहा है, इसलिए तुम 24 घंटे सख्त रहना। शेरिफ जैकब के घर जाता है, लेकिन उसे वहां कहीं भी जैकब नहीं मिलता। घर की पूरी तलाशी लेने के बाद जब वह बेड के नीचे देखता है तो उसे वहां एक अजीब सी डेड बॉडी मिलती है जो पूरी तरह सड़ चुकी होती है। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि जैकब की मां की होती है। हालांकि इस डेड बॉडी का आगे होने वाले मर्डर्स से कोई सीधा संबंध नहीं होता। इसके बाद शेरिफ वहां से निकलकर बाहर जैकब की तलाश में निकल जाता है और अपने बेटे को फोन करके सख्त हिदायत देता है कि वह घर से बाहर ना निकले। शेरिफ साफ शब्दों में कहता है कि अगर वह घर से बाहर गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। उधर सर्कस का ओनर डॉक्टर डेथ अपने वर्कर्स से घिर जाता है। सभी उससे सवाल करने लगते हैं कि आखिर वह उनसे क्या छुपा रहा है और अब वे कमाई कैसे करेंगे, उनका घर कैसे चलेगा। इस पर डॉक्टर डेथ कहता है कि वह बिल्कुल सही कर रहा है। वह बताता है कि उनके जैसे लोग हमेशा से टॉर्चर झेलते आए हैं, जबकि माइक जैसे बड़े और अमीर घरों के लोग उन्हें सताते आए हैं। डॉक्टर डेथ साफ कहता है कि माइक के साथियों को जैकब ने ही मारा है और उसने बस जैकब को जिंदा किया था ताकि वह अपने मर्डर का बदला ले सके। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक की वही फीमेल फ्रेंड कैरल और उसका बॉयफ्रेंड एक जगह पर होते हैं। कुछ समय के लिए स्टीव अंदर जाता है, लेकिन जब बाहर आता है तो उसके सर से खून निकलता हुआ दिखता है। यह देखकर कैरल पूरी तरह से हैरान रह जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब क्या हो गया। तभी अचानक जैकब वहां आ जाता है और वह उस कैरल की जुबान खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन जैकब भी अचानक नीचे गिर जाता है, मानो उसके शरीर से काली शक्तियां निकल गई हों। तभी वहां डॉक्टर डेथ पहुंचकर उसे जगाने की कोशिश करता है। इसी दौरान शेरिफ भी वहां पहुंच जाता है, यह देखने के लिए कि वे दोनों ठीक हैं या नहीं। लेकिन जब वह अंदर जाता है तो वहां उसे दोनों की लाशें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। अब शेरिफ को यह एहसास होने लगता है कि अगली बारी शायद उसके बेटे की ही है।
वह तुरंत माइक को कॉल करता है, लेकिन अपने पिता की यह बात सुनकर माइक को गुस्सा आ जाता है। वह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और घर से निकलकर सीधे सर्कस के ओनर डॉक्टर डेथ के पास पहुंचता है ताकि उससे पूछ सके कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। लेकिन जैकब अभी भी बेहोश है। डॉक्टर डेथ अपने आदमी को उस पर हमला करने को कहता है। बाद में माइक को बांधकर स्टेज के पास रखते हैं। उधर जब शेरिफ अपने घर लौटता है तो देखता है कि माइक वहां मौजूद ही नहीं है। उसकी जगह डॉक्टर डेथ बैठा होता है। शेरिफ तुरंत गन निकालकर उसे पॉइंट करता है और पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। तभी पीछे से बिशप उस पर हमला कर देता है और शेरिफ को बेहोश कर देता है। इसके बाद डॉक्टर डेथ एक चाकू से शेरिफ का गला काट देता है और उसकी भी हत्या कर देता है। इसके बाद सीन माइक पर शिफ्ट होता है। वह जैसे तैसे बाहर निकलता है, तभी उसे डॉक्टर डेथ की आवाज सुनाई देती है और साथ में पूरा इलाका रोशनी से भर जाता है। तभी उसकी नजर बाहर आती एक गाड़ी पर पड़ती है। वह सोचता है कि उसके पिता आ गए हैं और अब वह बच जाएगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर उसका पिता नहीं होता, बल्कि उसके पिता का कटा हुआ सिर गाड़ी के आगे टंगा होता है। माइक के होश उड़ जाते हैं और वह रोने लगता है। उसी वक्त जैकब उसके सामने आ जाता है। अब वह माइक को बेहद बेरहमी से टॉर्चर करने वाला होता है। सबसे पहले वह उसके दोनों हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है। यह दृश्य देखकर डॉक्टर डेथ काफी खुश होता है। इसके बाद जैकब एक एक करके माइक के सारे दांत बाहर निकाल देता है और इसी दर्दनाक टॉर्चर के साथ माइक को मार डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर डेथ किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। वहां वह एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो माइक के दांतों से बना होता है। वह उसे जैकब की कहानी बताता है, लेकिन लड़की को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वह कहती है कि कोई इंसान मरा हुआ होकर वापस कैसे जिंदा हो सकता है और इतने लोगों को कैसे मार सकता है। इस पर डॉक्टर डेथ जवाब देता है कि कुछ लोग मासूमों की बिना वजह जान ले लेते हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही जैकब को जिंदा किया गया था। और मेरे यहाँ हर एक सामान के पीछे ऐसी ही रहस्यमयी स्टोरी है। कहानी के आखिरी सीन में हम जैकब को उसके घर में देखते हैं। अपनी पसंदीदा कॉर्न कैंडी खा रहा होता है, लेकिन कैंडी कोई साधारण कैंडी नहीं है, ये माइक के दांत है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ये 2 वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएंगे। किसी भी वीडियो को जाकर आप देख सकते हो।